जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पढ़ लिया था। सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चल रही थी। हमने ये देखा था कि सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी हमने 5 केस देखे टोटल, और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं पांचों केसेस में से क्वेश्चन आता है, तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर का हम पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर का ही देखेंगे। इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला है कॉची CAUCHY, कॉची यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है लीजेंड्रे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला चलते हैं कि कॉची यूलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ये कुछ इस फॉर्म में होती है। इसको कैसे पहचानते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? जितने आर्डर का यहाँ पर डेरिवेटिव होगा उतनी ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसका किया जाता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो x को यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में nth बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो x की nth पावर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस x की पावर n-1 d n-1y dx की पावर n-1 एंड सो ऑन। ठीक, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट इज फंक्शन ऑफ x, या कांस्टेंट भी यहां पर हो सकता है। ठीक, जब ऐसी इक्वेशन आए तो उस केस में क्या करते हैं, x को मानते हैं e की पावर z। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस ठीक से समझिएगा, क्योंकि इसी प्रोसेस को हम फॉलो करके इनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। ठीक, और वो याद कैसे होगा? अभ्यास से। बस कुछ चीजें याद रखना है कि x को क्या रखते हैं, e की पावर z। अगर मैं x को e की पावर z रखता हूं तो log x क्या हो जाएगा? z। होगा या नहीं होगा? होगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dz/dx। ठीक, एक चीज और, x को तो e की पावर z रखना है, साथ में साथ x d/dx को मानना है d। तो x स्क्वायर d²y/dx² को मानना है d-1। फिर अगर x³ है, 3 बार डिफरेंशिएशन है, y को यहां से हटा लेते हैं, अभी y बाद में सब में कॉमन लग जाएगा। इसको लिखना है d-1 d-2, ऐसे ऐसे करके लिखते जाना। x की पावर 4 रहेगा तो d-1 d-2 d-3।
ठीक, ऐसा करने के बाद ये सारा कुछ जेड के टर्म में मिलेगा, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई। ये किसके टर्म में आएगा? जेड के टर्म में। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जेड को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स से। तो जेड की वैल्यू बाद में क्या रख देंगे? लॉग एक्स यहां पर रख करके, और फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा सी एफ प्लस पी आई, लेकिन ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो याद रखिएगा वहां पर क्या करते थे? डी बाई डी एक्स को डी मानते थे, यहां पर एक्स डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब ये है डिफरेंशिएशन। फिर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी डी माइनस वन। ठीक, चलिए अब ये तो हुई बात कहां की? कॉची यूलर होमोजीनियस इक्वेशन की। अब अगर मैं यहीं पर ये बात करूं कि लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो इसमें और उसमें सिर्फ अंतर इतना है, यहां पर ए एक्स ए प्लस बी एक्स की पावर एन, अंतर इतना होता है बस। वहां पर केवल और केवल x की पावर रहती है, यहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी साथ में रहेगा। दोनों का सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक, वहां पर क्या कर रहे थे? x को e की पावर z मान रहे थे, यहां पर क्या करना है? a प्लस बी एक्स को e की पावर z मानना है। बाकी पूरा प्रोसेस वही है, a प्लस बी एक्स डी बाई डी एक्स को d मानना है, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या मानना है? डी डी माइनस वन। पूरा प्रोसेस वही है। लास्ट में क्या करेंगे? लॉग a प्लस बी एक्स को क्या मान देंगे? z। तो लास्ट में z का मान x के टर्म में यहां से निकाल कर रख देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जितना बार यहां पर डिफरेंशिएशन होगा उतने x की पावर से मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी भी टर्म में ऐसा नहीं है तो याद रखिएगा कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली नहीं होगी। दो बार डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। एक बार डिफरेंशिएशन है, एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई। यहां पर डिफरेंशिएशन है ही नहीं तो एक्स का मल्टीप्लाई भी नहीं है। ठीक, तो मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू ई की पावर z। दो बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखते थे? डी डी माइनस वन माइनस टू, इसको d लिखते थे माइनस फोर। y इज इक्वल टू क्या कर दीजिए यहां पर? x की पावर 4z लिख सकते हैं। चलिए ये आपका क्या देगा? CF। तो CF निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में यहां पर क्या कर दीजिए? d की जगह m रख दीजिए। तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 4 प्लस 1 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और 4। अगर m की वैल्यू माइनस 1 और 4 आई तो हमारा CF क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 e की पावर माइनस एक्स, अब यहां पर x की बजाय z लिखेंगे, प्लस C2 e की पावर 4z। ये तो हो गया CF। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अब हम x को किसके रिस्पेक्ट में कर दिए? z के रिस्पेक्ट में बदल दिए। तो जहां जहां x होगा वहां पर हम z लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। रही बात पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिए। PI क्या हो जाएगा? e की पावर 4z डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये d स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4। ठीक, इसको आप निकालेंगे, ओपन करेंगे, यही आएगा जो यहां पर लिखा है। अब PI का आप फॉर्म याद कीजिए कि अगर e की पावर ax होता है
तो डी की जगह क्या रखते हैं, ए, तो वही यहां पर पुट कर दीजिए। तो e की पावर 4z, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4 माइनस 4, ये कितना आ गया, 0। अगर ये 0 आ रहा है तो क्या करते थे, वहां पर x का एक बार मल्टीप्लाई करते थे, फिर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, d के रिस्पेक्ट में, उसके बाद d की वैल्यू a रखते थे। तो यहां पर x की जगह क्या है, z, तो यहां पर क्या कर दीजिए, पहले z का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया तो यहां पर आप लिख लीजिएगा z का मल्टीप्लाई e की पावर 4z, फिर क्या कर दीजिए, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2d माइनस 3। अब d की जगह क्या पुट कर दीजिए, z 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3, ये कितना हो गया, z e की पावर 4z बाई 5। ये क्या हो गया, PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपका सोल्यूशन क्या हुआ, कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF की वैल्यू रखिए C1 e की पावर माइनस z प्लस C2 e की पावर 4z प्लस PI की वैल्यू रख लीजिए 1/5 z e की पावर 4z। x इज इक्वल टू क्या था, e की पावर z, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। यहां पर पुट कर दीजिए, तो C1 e की पावर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x की पावर -1 प्लस C2 e की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, log x की पावर 4 प्लस 1/5 log x e की पावर log x की पावर 4। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, C1 1/x प्लस C2 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4/5 log x। ये आपका आंसर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, पहली बात तो ये पहचानना है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है। दूसरी बात, होमोजीनियस में एक प्रोसेस फॉलो होता है कि x को क्या रख देते हैं, e की पावर z। अगर आप इतना जान गए तो उसके बाद आगे आप सारा सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, जो आपको आंसर मिलेगा वो z के टर्म मिलेगा, फिर बाद में आप ये फार्मूला लगा करके z को x से रिप्लेस कर दीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर हमेशा x और y के टर्म में निकलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां भी देखिए कि एक लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, फिर इसके बाद वही प्रोसेस, ये हो जाएगा d -1 प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू साइन log x स्क्वायर। ठीक, x की वैल्यू क्या है, e की पावर z, यहां पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन log e की पावर z, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इधर लेते आइएगा। ठीक, log और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन 2z। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d की जगह m रख दीजिए। आप d करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस आयोटा, और अगर रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos x, x की जगह है z, प्लस C2 sin z। ठीक, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद क्या करना है, PI निकालिए। साइन 2z डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस 1
अगर साइन और कॉस के फंक्शन हो तो हम पढ़ चुके हैं पी आई निकालने के लिए कि डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से। यहां पर पुट कर दीजिए, तो साइन 2z डिवाइडेड बाई -4 + 1 कितना हो गया, साइन 2z डिवाइडेड बाई -3। तो ये है पी आई और वो है सी एफ। तो टोटल सोल्यूशन क्या मिला, कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मिला कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू c1 cos z प्लस c2 sin z प्लस -1/3 sin 2z। ठीक, z की वैल्यू रख दीजिए, x इक्वल टू क्या था, e की पावर z, तो z हर जगह क्या हो जाएगा, log x। ठीक, अब log x अगर हो गया तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा c1 cos log x प्लस c2 sin log x -1/3 sin 2 log x। 2 को इधर लेते जाइए तो ये हो जाएगा -1/3 sin log x स्क्वायर। बाकी ये वाले टर्म एज इट इज रहेंगे। ये आपका आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर d3y बाई dx3। अच्छा, तो यहां पर क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो आप क्या कीजिए, x का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई x क्यों किए, क्योंकि हमें इसको होमोजीनियस बनाना है। ये होमोजीनियस है नहीं, क्यों नहीं है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2। ठीक, हर एक टर्म की का जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x³ प्लस 3x² प्लस x³ log x। ठीक, अब वही चीज कर दीजिए, क्या कि x को क्या रख दीजिए, e की पावर z। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d -1 d -2, क्यों, क्योंकि x³ है, प्लस 3d d -1 प्लस d y। x की को क्या रखना है, e की पावर z, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 3z और log x हो जाएगा z के इक्वल। ठीक, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m -1 m -2 प्लस 3m m -1 प्लस m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, m² -3m प्लस 2 प्लस 3m -3 प्लस 1। ये और ये कैंसिल, 2 कैंसिल। यहां पर m³ इज इक्वल टू 0, तो m के 3 रूट हैं, लेकिन 3 के तीनों इक्वल हैं और उनकी वैल्यू क्या है, 0। तो अगर इक्वल है होते हैं तो क्या क्या लिखते हैं, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 0x प्लस z, यहां पर x की जगह z है, C2 प्लस z² C3 e की पावर 0z, e की पावर 0z क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो आपका CF ये निकला। अब चलते हैं PI पर।
पी आई क्या हो जाएगा 1/, ये क्या निकला डी क्यूब। क्यों? क्योंकि इस पूरे को लिखने से अच्छा है डायरेक्ट डी क्यूब लिख दीजिए, वहां पर हमने लिख रखा है। फाइनल सोल्यूशन क्या आ रहा है डी क्यूब का, तो डी क्यूब ई की पावर 3z इंटू जेड। अगर एक्सपोनेंशियल पावर किसी के साथ मल्टीप्लाई है तो हमने केस 4 पढ़ा है पी आई निकालते समय कि एक्सपोनेंशियल पावर को बाहर ले जाते हैं इस ऑपरेटर से। तो जैसे ही बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा d+2 का क्यूब। यही पढ़ा है हमने 2z। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे मत कीजिए, यहां से 2 बाहर निकालिए तो 2 का क्यूब बाहर निकलेगा, बचेगा 8। इसको लिख दीजिए 1 + d/2 की पावर 3z। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें बाइनोमियल लगाना है। 2z/8 1 + d/2 की पावर -3 इंटू जेड। ठीक, चलिए e की पावर 2z/8 1 + nx + n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। आगे का टर्म नहीं लिखेंगे, खैर ये टर्म भी नहीं लिखना था। क्यों? क्योंकि यहां पर z की पावर है 1 और z की पावर 1 होने पर 2 बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। केवल यही टर्म मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आया ये आ गया e की पावर 2z/8 तो z -3 d/2 z। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर x नहीं है, x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया z से, तो यहां पर d का मतलब क्या है z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो z का क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा e की पावर 2z/8 z -3/, ये क्या है पी आई। पी आई है CF है, तो आपको टोटल सॉल्यूशन क्या मिलेगा y = CF + PI। CF की वैल्यू C1 + ZC2 + Z² C3 प्लस PI की वैल्यू e की पावर 2z/8 z -3/2। ठीक, अब क्या कर दीजिए z की वैल्यू रख दीजिए। z की वैल्यू क्या है log x, तो यहां पर क्या हो जाएगा y = C1 + C2 log x प्लस यहां पर log x रखेंगे तो log x का होल स्क्वायर C3 प्लस यहां पर log x रखेंगे तो ये हो जाएगा z², ओ सॉरी x² बाई 8। फिर z की वैल्यू log x -3/2। ये आपका क्या है आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चीजें तभी तक आसान है जब आपने पहले के डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको CF और PI वाला था वो बताया था, चारों केसेज आपको याद होने चाहिए। कौन से केस में क्या आप चीज अप्लाई करते हैं वो याद होना चाहिए। अगर वो याद है तभी ये आपका फटाफट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x की बजाय क्या आ जाता है z, और लास्ट में z को किससे रिप्लेस कर देते हैं log x से। ठीक, नेक्स्ट x² d² -xd -3। ये ऑलरेडी होमोजीनियस इक्वेशन है। क्यों? जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतने x की पावर से यहां पर मल्टीप्लाई है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, ये 2 बार डिफरेंशिएशन है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे d -1। देखिए ये वाला जो है एक्सप्रेशन ये क्या बता रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और यहां पर जो हम लिख रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है z के रिस्पेक्ट में। तो इस d और इस d में अंतर है। ठीक है, माइनस यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन है तो x d/dx को क्या लिखते थे d
-3 y, x को क्या रखना है e की पावर z, तो हो जाएगा e की पावर 2z और log x की वैल्यू z। ठीक, चलिए यहाँ का ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते ही ये आ जाएगा m m -1 -m -3 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर -2m -3 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर -3m प्लस m -3 इज इक्वल टू 0, m -3 प्लस 1 m -3, तो m के दो वैल्यू, एक -1 और एक 3, दो के दोनों वैल्यू क्या हैं, अलग अलग हैं, रियल हैं, तो CF क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर 3z। ये आपका क्या हो गया CF। TI निकाल लेते हैं अलग से, e की पावर 2z z डिवाइडेड बाई, ये क्या था इक्वेशन, d स्क्वायर -2d -3। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेटर से बाहर निकालिए, तो e की पावर 2z बाहर चला गया, जैसे ही बाहर गया तो d को यहाँ पर d प्लस 2 का स्क्वायर -2 d प्लस 2 -3z। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो e की पावर 2z 1/d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4z -2z -4 -3z। तो क्या आया 4 4 कैंसिल, ये आ गया e की पावर 2z 1/d स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर d होगा z की बजाय, प्लस 2d -3। ठीक, z। अब यहां पर x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो इसको क्या कर देते हैं 1 + x की पावर n के फॉर्म में ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। ठीक, तो e की पावर 2z क्या कॉमन ले लीजिए -3, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 2d बाई -3 z। ठीक, तो e की पावर 2z बाई -3, इसको ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, वन प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लगा दीजिए, 1 + nx। एक ही बार फार्मूला लगाना है, क्यों, क्योंकि z की पावर क्या है 1, तो 1 - d स्क्वायर z प्लस z से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर लीजिए z को, ये हो जाएगा 0। दो बार डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, z का z के रिस्पेक्ट में एक ही बार होगा। ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2/3, तो टोटल क्या निकलेगा -e की पावर 2z बाई 3 z प्लस 2/3। ये हो गया क्या PI। CF आप निकाल चुके थे, तो आपका सोल्यूशन क्या मिला CF प्लस PI। ठीक, CF प्लस PI मिला, तो CF e की पावर -z था प्लस C2 e की पावर 3z था प्लस प्लस की बजाय माइनस, x इक्वल टू क्या है e की पावर z, तो z इज इक्वल टू क्या है log x, तो z की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए।
तो हो जाएगा C1 प्लस C2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 log x प्लस 2 बाई। ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर खाली x नहीं है, x के साथ कुछ टर्म का सम है और उसके बाद उसकी पावर लगी है। पावर से ही आप जानेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं। ठीक, तो इसमें क्या मानते हैं, 1 प्लस एक्स की जगह e की पावर z। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d माइनस 1 प्लस d प्लस 1 y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 1 प्लस एक्स की जगह तो हो जाएगा अगर मैं इसको लॉग लेता हूं तो लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू जेड, यही होगा। ठीक, तो log 1 प्लस एक्स की बजाय क्या रख दीजिए, जेड, तो यहां पर हो जाएगा साइन 2z। इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे, m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। और अगर m प्लस माइनस आयोटा है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, C1 cos z प्लस C2 sin z। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब चलते हैं पीआई की तरफ, साइन 2z डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। अगर साइन और कॉस हो तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी पीआई में पढ़ चुके हैं। तो साइन 2z डिवाइडेड बाई माइनस 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1/3 साइन 2z। CF और PI ऐड कर दीजिए तो टोटल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z माइनस 1/3 साइन 2z। z की वैल्यू क्या थी, log 1 प्लस एक्स, यही थी, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो C1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस C2 साइन log 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 साइन 2 log 1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक, चीजें लेकिन तभी आसान होंगी जब आपको ये पहचानने में दिक्कत ना हो कि होमोजीनियस है या नहीं, और उसके बाद कहां पर x की जगह e की पावर z रखना है और कहां पर e की पावर z कुछ टर्म के साथ रखना है, जैसे लीजेंड्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। नेक्स्ट, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो डायरेक्ट है, तो d माइनस 1 माइनस d प्लस 1 y इज इक्वल टू log x क्या हो जाएगा, z, क्यों, क्योंकि x की जगह e की पावर z है, तो log x हो जाएगा z। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m माइनस 1 माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिखा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m के दो रूट मिले, 1 1 इक्वल हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 z e की पावर z, ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI निकाल लीजिए, z डिवाइडेड बाई
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d का इनवर्स जेड, 1 प्लस एक्स की पावर n। आगे का टर्म नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि z की एक ही पावर है, आगे के सारे डेरिवेटिव उसके क्या हो जाएंगे, 0। मल्टीप्लाई कीजिए, ये टर्म 0 हो जाएगा। z का 2 बार डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता, एक ही बार हो सकता है, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, z माइनस जेड प्लस 2। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा, CF प्लस PI। y इज इक्वल टू क्या मिला, C1 प्लस C2z e की पावर z प्लस z प्लस 2। z की वैल्यू रख दीजिए log x, log x यहां पर रखेंगे, खाली x बचेगा। ये आपको क्या मिला आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चीज़ें तभी तक आसान है जब पहली बात आप पहचान लीजिए कि होमोजीनियस है, और उसके बाद वो जो PI के आपको 5 केसेस बताए गए थे, पहला साइन या कास वाला हो, दूसरा एक्सपोनेंशियल वाला हो, तीसरा अलजेब्रिक को x की पावर n वाला, और चौथा क्या हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो। ये 4 केस बताए थे, और 5वां जनरल केस बताया था। जनरल केस का रेयर ही एग्जाम्पल आता है, लेकिन वो आप फिर भी करके रखिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।